बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक भी कुछ खबरें चल रही हैं। तो इंतखाबात के इनेकाद से पहले ही इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें हैं वो अब तेज़ हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद रोज़ में एक ऐसी खौफनाक और मुतनाज़ा तरीन तकरीरियाँ करने वाला है जिससे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन होने से पहले ही ना सिर्फ वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, बल्कि इलेक्शन होने से पहले उनको चोरी करने का जो प्लान है वो भी मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया जाएगा। अगले आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 17 अरब रुपए इजाफी जो हैं वो मतलब जो बजट है 42 अरब रुपए में से वो मजीद जो है वो 17 अरब रुपए भी इलेक्शन कमीशन को मिल चुके हैं। कुल 27 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन हासिल कर चुका है। और इसके अलावा इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी खौफनाक और मुतनाज़ा तकर्रियाँ होने वाली हैं जिसकी वजह से इंतखाबात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मामलात हैं उसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनको एक बार फिर आलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा चुका है, उन्होंने आज एक खिताब किया और ये कहा कि जिन लोगों ने मुल्क को इस सूरत हाल के ऊपर लेके आए हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 93 और 99 और 2017 में जो निकालने वाले हैं मतलब वो वजह उन्होंने पूछने की कोशिश की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगाज करते हैं आम इंतखाबात जो कि इनेकाद से पहले ही मुतनाज़ा होने लगे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी तकर्री करने वाला है जिसका काम तकरीबन तैयार किया जा चुका है, मुकम्मल की जा चुकी है उसकी तफसील और उसकी जो तजावीज़ हैं, और अगले चंद रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन वो तकर्रियाँ कर देगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात की तरफ जाएगा और यूँ कह सकते हैं कि इलेक्शन होने से पहले उनको चोरी करने का जो प्लान है उसकी तरफ हम जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। ये है क्या मामला? नाज़रीन, आपके इल्म में ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शन का हर हल्के का जो हेडमास्टर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। हर हल्के के लिए अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर कानून कहता है कि वो होना चाहिए, सूबाई असम्बली का हल्का हो या फिर ये कौमी असम्बली का हल्का हो। पहले कौमी और उसके जितने भी सूबाई असम्बली के हल्के हुआ करते थे उनका एक ही रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन बाद में ये कानून तब्दील कर दिया गया और ये कहा गया कि कौमी असम्बली का अलग हो, सूबाई असम्बली का अलग रिटर्निंग ऑफिसर हो। वो के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो दोनों के एक होंगे और पोलिंग स्टेशंस भी एक होंगे और पोलिंग बूथ भी एक होंगे, लेकिन आरओ डिफरेंट होंगे। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना इंतखाबी फॉर्म्स जो बैलेट पेपर या फिर बॉक्सेस हैं वो अलग अलग आरओ के पास जो हैं वो लेके जाएंगे और उधर वो ये सारा प्रोसेस करेंगे। खैर, अभी इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसरों की तैनाती ताहाल नहीं की। 3 स्टेप्स होते हैं इलेक्शन की तैनाती से मुतालिक। एक होता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि पूरे ज़िले के अंदर जितने भी सूबाई और कौमी असम्बली के हल्के होते हैं वो उनका डीआरओ होता है और आरओ के जो फैसले होते हैं वो वहाँ पर चैलेंज किए जा सकते हैं और तमाम तर जो मामलात होते हैं वो ज़िले के देख रहे होते हैं। और उसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर उस हल्के का जो मुतलका हल्का होता है वो उनको करता है, वही पोलिंग स्कीम बनाता है, वही बैलेट पोलिंग स्टेशन फाइनल करते हैं, वही पोलिंग बूथ फाइनल करते हैं। उन्हीं की अप्रूवल से इलेक्शन एजेंट्स आते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह उन्हीं की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब सारा काम है उन्होंने करना है और उनके साइन से ही हल्के का जो नतीजा है वो पूरा जारी होता है। तो एक तो वो अपॉइंटमेंट है और फिर उस आरओ के नीचे एआरओज होते हैं, यानी कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं। तो इन तमाम तर की जो तकर्रियां हैं ये इलेक्शन कमीशन के लिए काफी दिनों से दर्द सर बनी हुई थी, क्योंकि कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन तीन डिपार्टमेंट से जो है वो ये अपॉइंटमेंट्स हासिल कर सकता है। पहले नंबर के ऊपर है कि वो अदलिया से, जो मातहत अदलिया होती है हाई कोर्ट्स की, उनसे, यानी कि जो एडिशनल सेशन जजेस हो गए, सेशन जजेस हो गए, उनको हासिल कर सकता है बतौर डीआरओ आरओ, और माजी में भी यही होता रहा। और फिर कानून ये कहता है कि अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप जो हैं वो सूबाई वफाकी ब्यूरोक्रेसी से, सूबाई वफाकी महकमों से या इदारों से
जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं DRO के तौर के ऊपर भी और ARO के ऊपर भी और रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे भी। और यही प्रोसेस जो है। और तीसरा कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो अपने ऑफिसर्स हैं उनमें से भी किसी को ये जिम्मेदारियां जो है वो सौंप सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक आध कोशिश की कि अदलिया से हम रिटर्निंग ऑफिसर्स हासिल करें या DROs हासिल करें। जस्टिस बंदियाल ने मामला प्रोसीड करा दिया, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुस्बत जवाब नहीं दिया मासवे बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद फिर एक और अटेम्प्ट की गई, जस्टिस काजी फाजिल साहब को अटेम्प्ट कराई गई, लेकिन वो भी नाकाम रही। और अब अदलिया ऑफिशियली पीछे हट गई है कि वो इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगी। अब यहाँ पर ये एक सवाल खोजने वाला है कि इसको अगर हम खोज लगाएं कि भाई आखिर अदलिया क्यों पीछे हट रही है। क्या मुतराज़ा तरीन इलेक्शन होने वाले हैं या फिर उनको पैगाम दिया गया है कि आप इस सारे प्रोसेस से पीछे हट जाएं, क्योंकि सियासी जमातें और किसी न किसी हद तक अवाम में भी अदलिया के ऊपर एतबार है, ट्रस्ट है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अवाम ट्रस्ट नहीं कर रही, सियासतदान ट्रस्ट नहीं कर रहे। और एक ज़ाब्ता अखलाक की मीटिंग के दौरान तमाम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे वो अदलिया से लिए जाएं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था चले हम इस मामले के ऊपर कोशिश करेंगे। और सियासी जमातों ने यह कहा था कि हम एक डेलीगेशन की सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाके मुलाकात भी करेंगे, ताकि साफ शफाफ और मुनसफाना अगर इंतखाबात कराने हैं तो फिर अदलिया से ये सारा आरोज वगैरह लिए जाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं की। अब ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स लिए जा रहे हैं। DRO जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स लगाए जाएंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो एडिशनल जो DCs होते हैं उनको लगाया जाएगा। और AC जो हैं वो सूबाई असम्बली के हलकों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर होंगे। और महकमा तालीम या फिर जो दीगर इदारों से AROs जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। और इनको इलेक्शन कमीशन अगले 2 से 4 दिन के अंदर जो है वो अपॉइंट कर देगा। और ये AROs जो हैं वो फिर हल्का बंदियों के मुताबिक जो हल्के बने हैं उनके मुताबिक पोलिंग स्कीम देंगे, पोलिंग बूथ देंगे, यहीं पर गेम भी डलेगी और यहीं पर कहानी भी होगी। अब ये कैसी मुतनाज़ा तरीन तैनाती होगी जिसके इम्पैक्ट बड़े खौफनाक होंगे। सियासी जमातों की तरफ से खौफनाक रिएक्शन सामने आएगा। बिलखसूस तहरीक इंसाफ इस मामले को चैलेंज करने की तरफ भी जा रही है, उन्होंने हाई कोर्ट से रजू भी कर रखा है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने माइंड मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया है कि वो जो ब्यूरोक्रेसी और सरकारी महकमों से ROs DROs लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन ने कल इस दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के लिए में ही मंजूर कर ली कि इसके ऊपर समाअत हो सकती है। अब 12 तारीख को तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो PTI की जो लीगल टीम है वो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी इस सारे प्रोसेस को चैलेंज किया गया है। मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ जो है वो अपने शवाहिद भी पेश करेगी और इस पैरेलल इस सारी सूरत हाल को जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अंदर भी चैलेंज करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल माइंड बना के बैठा हुआ है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना। और मतलब जितना भी तहरीक इंसाफ अगर जोर लगा ले, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माइंड में है कि भाई इनके इंटर पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करने और उनसे बैट का निशान भी शायद वापस ले लें। और 99% इम्कान यही है कि PTI से बैट का निशान जो है वापस लिया जाएगा। और आगे देखते हैं तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या करते। कल मैंने इसके ऊपर मुफस्सिल व्लॉग भी किया है, लेकिन हाई कोर्ट का सहारा ले रही है तहरीक इंसाफ। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून की हैसियत से उन्होंने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का जो है वो इजलास चेयर किया लाहौर के अंदर, और उनको PTV समेत तमाम इदारों ने बराह रास्त कवर किया। और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को अनाड़ी कहा और उन्होंने कहा कि मालूम नहीं अच्छी भली चलती मीशत ख़राब करने के लिए अनाड़ी को लेकर आया गया और उन्होंने आगे मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने भाई शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो इक़्तिदार ना संभाले तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। मैं तो यहाँ पर हंस रहा था क्योंकि जितना बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ पाकिस्तानी मीशत का, इतना बेड़ा गर्क किसी और हुकूमत के दौर में नहीं हुआ। और ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है उनका मुहासबा होना चाहिए। जितना उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ यह हशर किया गया है, कोई मुहब्बे वतन इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 और 1999 में उन्हें क्यों निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क की मामला ठीक किए इसलिए मुझे निकाला गया। खैर नवाज शरीफ साहब, अब कहानी आपकी ख़त्म हो चुकी है।
अब आपके पास किसी किस्म का कोई मतलब बयानिया नहीं रहा, जो बयानिया था वो आप अपना फ़रोख्त कर चुके हैं। और आप देखते हैं कि इलेक्शंस में अगर जाते हैं तो इन तमाम तर प्लानिंग्स के बावजूद, आरओज़ वाली मिली भगत और सारे जो फिक्स मैच किए जा रहे हैं, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं। अगर तो तहरीक इंसाफ रही किसी न किसी तरीके से, अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ गया, अगर पीटीआई बच गई, तो मियाँ साहब आपको जो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना प्राइम मिनिस्टर वाला, फिर नहीं मिलने वाला। और अगर तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शंस हो गए, तो ये मेरी प्रिडिक्शन नाज़रीन सुन लें आज, अगले आम इंतखाबात अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बगैर होते हैं तो वो मैक्सिमम 1.5 से 2 साल के लिए होंगे। उसके बाद आपको दोबारा इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। ये था आज का वीला। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।